Hello students, today we are going to discuss our next topic of the chapter number 15, chapter is deductions, जो हमने कल शुरू किया था। इसी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे की डिडक्शंस। कल हमने बात की थी वन ऑफ द डिडक्शन की सेक्शन 80C के अंडर। अभी हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं अगली डिडक्शंस अंडर डिफरेंट सेक्शंस जो हम यहाँ पढ़ेंगे। ये हैं हमारी डिडक्शंस जिसमें आज हम बात करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC, 80CCD, 80CCE, 80D, 80DD, 80DDB, 80E, 80EE, 80EEA and 80EEB. These are the deductions which we are going to discuss in today's lecture. ये डिडक्शंस हमारी जो हैं क्या हैं, कितनी हैं, किस किस कंटेक्स्ट में रहेंगी, किसे मिलेंगी, ये सब प्रोविजंस आपको इन सेक्शंस में दिए गए हैं। पहले हम बात करते हैं अंडर सेक्शन 80CCC। दिस इज अ डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड्स। पेंशन फंड्स के रिगार्डिंग है ये हमारी डिडक्शन। इस डिडक्शन में हमें कहा गया है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट को डिपॉजिट करता है LIC के प्लान में या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पेंशन फंड में, तो उसे ये डिडक्शन क्लेम करने का राइट दिया जाता है। ये डिडक्शन जो है ये हमारा रहेगा अमाउंट इसमें, दिस इज द अमाउंट सो पेड और ₹1,50,000 विच एवर इज लेस। ये अमाउंट रहेगा, दिस इज द क्वांटम ऑफ डिडक्शन इन पेंशन फंड। इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस पूरी करनी होंगी। कंडीशंस क्या रहेंगी, जिसमें पहली कंडीशन रहेगी कि आप जो अमाउंट क्लेम कर रहे हैं डिडक्शन के लिए, आप वो आपकी चार्जेबल इनकम टू टैक्स जो है उसी में से ये अमाउंट पे हुआ होना चाहिए। यानी कि आपका ये जो अमाउंट है डिडक्शन का जो आपने क्लेम किया है ये आपकी उस टैक्सेबल इनकम में से डिडक्ट हुई होनी चाहिए। सेकेंडली, if the assessee or his nominee surrenders the annuity before the maturity date of such annuity, surrender value shall be taxable in the hands of the assessee or his nominee, जैसा भी केस रहेगा। तीसरा, the amount received by the assessee or his nominee as pension will be taxable in the hands of assessee or his nominee as the case may be in the year of its receipt. चौथा, अगर आप अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन क्लेम कर चुके हैं तो आप 80CCC में क्लेम नहीं कर सकते, और अगर आप 80CCC में क्लेम कर रहे हैं तो आप 80C में डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। यानी एट ए टाइम आप केवल एक ही जगह पर डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। दिस इज द डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड्स अंडर सेक्शन 80CCC. Now we are discussing next deduction. This is a deduction in respect of contribution to pension scheme of central government. सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में अगर आप ट्रांसफर करते हैं अंडर सेक्शन 80CCD तो आपको ये डिडक्शन क्लेम करने का राइट है। यहाँ पर कौन इसे क्लेम कर सकता है, एक ऐसा एम्प्लॉय जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड है 1/1/2004 को या उसके बाद, या कोई भी एम्प्लॉय किसी भी एम्प्लॉयर के अंडर, या कोई भी इंडिविजुअल इसे जो है क्लेम कर सकता है। हमारी यहाँ डिडक्शन के लिए क्या आइटम्स रहेंगी, आइटम मीन्स द अमाउंट डिपॉजिटेड, जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है पेंशन स्कीम के लिए। देन क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या रहेगा, क्वांटम ऑफ डिडक्शन अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द एम्प्लॉय और 10% ऑफ हिज सैलरी विच एवर इज लेस, जो अमाउंट आप डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं सेकेंडली, इन द केस ऑफ अदर इंडिविजुअल के केस में जो अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं दिस इज 20% ऑफ हिज ग्रोस टोटल इनकम इन द प्रीवियस ईयर। दिस इज अंडर सेक्शन 80CCD subsection 1. Whether or not any other deduction is allowed under section 3(1) or 3(2), amount of 50,000 can be deposited in a pension scheme and it will also be eligible for deduction. यानी आप 50,000 रुपये तक की डिडक्शन और क्लेम कर सकते हैं इस सेक्शन के अंडर अगर आपने उसको डिपॉजिट किया है। दिस इज एक्सेप्ट 1,50,000, यानी 1.5 लाख के बाद आप इसे और क्लेम कर सकते हैं। दिस इज अंडर सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1B.
अगर आप अटल पेंशन योजना में किसी भी प्रीवियस ईयर में अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, तो भी आप उसे इन सेक्शंस के अंडर डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। देन amount contributed by the central government of 14% of his salary, whichever is less. Amount contributed by other employer or 10% of salary, whichever is less. Next, where any amount has been allowed as a deduction under this section, no deduction with reference to such amount shall be allowed under section 80C. जैसा आपको पहले भी कहा गया है कि अगर आप 80CC में डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं तो आपके पास 80C में डिडक्शन क्लेम करने का राइट नहीं रहेगा। देन टैक्स लायबिलिटी क्या अमाउंट रहेगा, जितना अमाउंट आपको उस पेंशन के तौर पर एज अ एसएससी और एज अ नॉमिनी आप रिसीव कर रहे हैं, वो अमाउंट आपके लिए प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगी। इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस में क्या कह रहे हैं, जैसा कि अगर एसएससी इस पर्टिकुलर अमाउंट से, जो पेंशन स्कीम के अंदर मनी है, उस अमाउंट से एक नया एन्युटी प्लान परचेज कर लेता है तो उसे इसके ऊपर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं रहेगी। और दूसरा, any amount received by the nominee on the death of the assessee on account of closure of his opting out of the pension scheme referred to in section 80CC(d)(1) or 80CC(d)(1)(b) shall not be liable to tax। यानी कि आपका जो है 80CC(d)(1) और 1B के अंडर वो फिर लायबल टू टैक्स नहीं रहेगा अगर ऑन अकाउंट ऑफ क्लोजर, अगर इसको क्लोजर हो रहा है किसी पर्सन की, उस पर्सन की डेथ के कारण। देन सैलरी, यहाँ सैलरी का मतलब क्या रहेगा, यहाँ सैलरी से हमारा मीनिंग रहेगा सैलरी इज सैलरी प्लस डीएनएस अलायंस, जो कि एक एम्प्लॉई को रिसीव होता है अपनी एम्प्लॉयमेंट के अंडर, और उस सैलरी में जो डीए इंक्लूड किया जाएगा वो अंडर द टर्म्स ऑफ कंडीशन रहेगा। तो दिस इज द डिडक्शन ऑफ सेक्शन 80CC(d). Now we are coming to the next deduction. This is aggregate account of deductions. Aggregate amount of deduction, this is under section 80CC(e). यहाँ हम बात करेंगे एग्रीगेट अमाउंट की, जो कि आप डिडक्शन के तौर पर क्लेम करेंगे अगर आपने डिफरेंट सेक्शंस में क्लेम करना है। यहाँ पर 80C, 80CCC, 80CC(d)(1) के अंडर जो भी डिडक्शंस आप क्लेम करेंगे उसका टोटल अमाउंट 1,50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी मैक्सिमम तीनों डिडक्शंस को मिलाकर 1.5 लाख से ज़्यादा के डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको बताया गया है जैसे 80CC(d) सब सेक्शन 1B में आप 50,000 की ओवर लिमिट आप ले सकते हैं अगर आपने इस सेक्शन में अमाउंट डिपॉजिट किया है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम के अंडर अगर आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है तो 50,000 के डिडक्शन और आप एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हैं 1.5 लाख के अलावा। तो कुल मिलाकर 1.5 लाख प्लस 50,000 जो डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन की, जो कि इन तीनों डिडक्शंस के बेस्ड बताई गई हैं आपको कैसे आप इसे कंबाइन क्लेम कर सकते हैं एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन। जिसमें देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो आपका एग्जाम्पल 6 है, ये आपको बता रहा है, जिसमें आपसे कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 1920 में राम ने डिपॉजिट किए हैं अमाउंट्स, पीपीएफ में उसने डाले 90,000, पेंशन स्कीम में डाले गवर्नमेंट की 15% ऑफ हिज सैलरी, मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन उसके एम्प्लॉयर ने भी डाला है, तो हमें डिडक्शन जो उसको अवेलेबल होगी वो निकालनी है। देखिए पीपीएफ जो है अंडर सेक्शन 80C आ जाएगा 90,000, देन पेंशन स्कीम में उसका जो अमाउंट आ जाएगा दैट इज 80CC(d) के अंडर। अब यहाँ से देखिए जो पेंशन स्कीम में हम अमाउंट डालेंगे वो मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी आपको लेना है, लेकिन यहाँ पर उसने 15% डाला है, हम 15% से पहले उसकी सैलरी निकालेंगे। 15% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है और 1.5 लाख रुपए आपका कंट्रीब्यूशन है, तो आप यहाँ से दोनों को यूज करके सैलरी निकालेंगे। सैलरी निकलेगी आपकी, देखिए यहाँ पर पेंशन इन रुपीस अपॉन पेंशन इन परसेंट इंटू 100, तो 1,50,000 अपॉन 15 इंटू 100 करके जब आप इसे निकालेंगे तो आपकी सैलरी आ जाएगी 10 लाख रुपीस, जिसका 10% अगर आप निकालते हैं तो अमाउंट आता है 1 लाख। तो 1 लाख और 90 तो टोटल हो गया 1,90,000। लेकिन मैक्सिमम जो उसे डिडक्शन मिल सकती है 80CC(e) के अगर अकॉर्डिंगली अगर हम कैलकुलेट करें तो वो डिडक्शन उसकी रहेगी 1.5 लाख रुपए तक। 1,90 बन रहा है जबकि उसको डिडक्शन मिलेगी 1.5 लाख रुपए तक। एडिशनल डिडक्शन जो उसको मिल सकती है 80CC(b)(1)(b) के अंडर 50,000,
तो देखिए 1.5 लाख प्लस 50,000 प्लस एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर ने भी मैचिंग कंट्रीब्यूशन जो किया है उतनी ही डिडक्शन एम्प्लॉयर वाली भी अमाउंट वो क्लेम कर सकता है, दिस इज 1 लाख। तो यहाँ पर टोटल जो डिडक्टिबल अमाउंट आ जाएगा उसका दिस इज 3 लाख रुपीज। तो ये अमाउंट वो डिडक्टिबल कर सकता है। These are the deductions under section 80C, 80CC, 80CCC, 80CCD, CCE। ये हमारी डिडक्शंस जो हमने यहाँ पर की है। नेक्स्ट जो हमारी डिडक्शन आ जाती है, दिस इज रिगार्डिंग द डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की जो डिडक्शन है ये आती है हमारी सेक्शन 80D में, जिसमें अब ये डिडक्शन मिलेगी किसे, एक इंडिविजुअल को, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, और ये मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के रिगार्डिंग है हमारी डिडक्शन, जिसमें हमारा क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या रहेगा, इंडिविजुअल के लिए फॉर सेल्फ एंड फैमिली दिस इज द अमाउंट 25,000, पेरेंट्स के लिए 25,000, अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो 25 की बजाय लिमिट 50,000 हो जाएगी। अगर आपने कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम लिया हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया हुआ है, तो भी आपका जो ये अमाउंट रहेगा मैक्सिमम 50,000, चाहे इंश्योरेंस प्रीमियम अपने लिए है चाहे पेरेंट्स के लिए है, तो अमाउंट 50,000 ही रहने वाला है, जो कि आपको पॉइंट नंबर सी और डी में बताया गया है। देन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए हम बात करें तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, इफ एनी मेंबर ऑफ फैमिली इज अ सीनियर सिटीजन, सेम पॉइंट्स आपके रहेंगे। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द फैमिली 25,000, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000, और अगेन वही कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है तो वो सब अगर इंक्लूड हम कर लेते हैं तो भी मैक्सिमम अमाउंट आप 50,000 रुपये तक डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल पे करता है हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ वाइफ एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, दिस इज 22,000, पेरेंट्स के लिए रहेगा 27,000, डिडक्शन जो अलाउ की जाएगी देखिए 22,000 प्लस 25, 22 प्लस 25 47,000। लेकिन अगर वो पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो 22 प्लस 25 के बजाय 27,000 पूरे अलाउड हो जाएंगे, क्योंकि 50,000 तक उसे अलाउड है। तो टोटल अमाउंट डिडक्शन का जो रहेगा दिस इज 49,000। नाउ कंडीशंस फॉर डिडक्शन, क्या कंडीशंस रहेंगी डिडक्शन के लिए, पहली चीज कि जो यहाँ पर आपने स्कीम फॉर इंश्योरेंस ली है वो आपकी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव होनी चाहिए, या ऐसी इंश्योरेंस कंपनी होनी चाहिए जिसके ऊपर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो रूल्स हैं अप्लाई होते हों। सेकेंडली जो आपका अमाउंट डिडक्ट हुआ है दैट शुड बी चार्जेबल आउट ऑफ हिज इनकम चार्जेबल टू टैक्स। Thirdly, the amount should have been paid by any mode of payment other than cash. कैश के अलावा किसी भी मोड से पेमेंट की जाए तभी आप इसे डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। नाउ इसी में हम बात करेंगे डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की, जो कि अगेन आएगा सेक्शन 80D में। अब यहाँ पर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप चाहे सेल्फ है, स्पाउस है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, चाहे पेरेंट्स के लिए है, इसमें मैक्सिमम डिडक्शन जो आप क्लेम कर सकते हैं वो केवल 5,000 रुपये तक आप क्लेम कर सकते हैं। जो पेमेंट है वो किसी भी मोड से हो सकती है, इट मे बी इन कैश, कैश भी हो सकती है। ये एलिजिबल डिडक्शन का जो अमाउंट है वो जो आपकी 80D के अंडर 25 से 50,000 की लिमिट है उसके अंडर ही रहेगा, उससे एक्स्ट्रा आपका ये अमाउंट आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो दिस इज सेक्शन 80D, दिस इज रिगार्डिंग द मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। देखिए हम इसके अंडर जो है क्वेश्चन की बात करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 7, जिसमें हमें बात कही गई है 80D के अंडर आपको कंप्यूट करना है। देखिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ एंड स्पाउस है 23,000 रुपये। देन मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फादर जिनकी एज है 70 साल तो उनके लिए पे कर रहा है वो 44,000। फिर उसने हेल्थ पॉलिसी ली है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की, जिसमें सेल्फ एंड स्पाउस के लिए पे कर रहा है वो 2,000 और फादर के लिए पे कर रहा है 6,000। तो देखिए सेल्फ एंड स्पाउस के लिए पहले उसने जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है 23, 2,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तो टोटल हो गए 25,000। मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल भी 25 है। फादर के लिए 44। अब यहाँ उसका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो रहेगा जिसमें से 2 वो पहले क्लेम कर चुका है तो बाकी के 3 और वो क्लेम कर सकता है, तो 6 में से 2 आप काट दीजिए, बाकी हो गए आपके 4,000, जबकि उसकी मैक्सिमम लिमिट है वो 3,000 है, तो केवल 3,000 और क्लेम कर सकता है वो। तो 44,000 प्लस 3,000 दिस इज 47,000। तो टोटल डिडक्टिबल अमाउंट जो रहेगा उसका वो 72,000 रहेगा। तो दिस इज द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80
जी। नेक्स्ट जो हमारी डिडक्शन है, दिस इज रिगार्डिंग डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट हु इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। अंडर सेक्शन 80 ये कवर होगा। अब डिसेबिलिटी में आपसे कह रहे हैं कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी डिसेबल पर्सन का हो जो मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल कराता है या उसके खर्चे करता है जो कि उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो किस तरीके से आप क्लेम कर सकते हो। पहली बात, ये अवेलेबल किसे होगा, किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को। दूसरा, अब इसमें आइटम्स क्या रहेंगे डिडक्शन के लिए। पहली चीज, जो भी एक्सपेंडिचर उस पर्टिकुलर डिसेबल्ड डिपेंडेंट के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, उसकी नर्सिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए किए गए हैं, या तो वो खर्चे अलाउड होंगे, या अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड अंडर एनी स्कीम framed by the LIC of India or any other insurer or the administrator of the specified company and approved by the board CBDT। अब यहाँ पर क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या रहेगा, अगर तो डिसेबिलिटी है अमाउंट विल बी 75,000, और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है अमाउंट विल बी 1,25,000। कंडीशंस क्या रहेंगी। पहली कंडीशन, द स्कीम प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ एनुटी और लंप सम अमाउंट फॉर द बेनिफिट ऑफ डिसेबल्ड डिपेंडेंट आफ्टर द डेथ ऑफ इंडिविजुअल और मेंबर ऑफ HUF in whose name the deposit has been made। Secondly, assessee nominates the disabled dependent, जो असेसी है उसे नॉमिनेट करता है डिसेबल्ड डिपेंडेंट को, और एनी अदर पर्सन और ए ट्रस्ट टू रिसीव पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द बेनिफिट ऑफ डिसेबल्ड डिपेंडेंट। असेसी ही नॉमिनेट करेगा कि कौन उस बेनिफिट को ले सकता है। थर्डली, द असेसी क्लेमिंग डिडक्शन शेल फर्निश ए कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, जो असेसी है उसे एक कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट भी से शो करना पड़ेगा जो कि मेडिकल अथॉरिटी के थ्रू प्रेस्क्राइब की जाएगी। चौथा, जहां कंडीशन ऑफ डिसेबिलिटी की रीअसेसमेंट की जरूरत है, कई बार क्या होता है कि जो आपको डिसेबिलिटी है उसके लिए जो सर्टिफिकेट बनाकर दिया जाता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, अगर वो टाइम पीरियड लैप्स हो गया, खत्म हो गया, तो आपको उसके लिए एक नया सर्टिफिकेट इशू करा लेना है। देन डिसेबल्ड डिपेंडेंट डाइज बिफोर द डेथ ऑफ द असेसी, अगर डिसेबल्ड डिपेंडेंट की डेथ पहले हो जाती है असेसी की डेथ से, इन सच ए केस द अमाउंट डिपॉजिटेड शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द असेसी ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द अमाउंट इज रिसीव्ड। तो ये उसी की इनकम मानी जाएगी, उस असेसी की ही इनकम मानी जाएगी जिस पर्टिकुलर ईयर में उसे रिसीव होती है। यहाँ डिपेंडेंट का मतलब क्या है, हियर डिपेंडेंट मीन्स इन द केस ऑफ एन इंडिविजुअल द स्पाउस, चिल्ड्रन, parents, brothers and sisters of individual or any one of them, in case of HUF a member of the HUF। तो आपको ये सब चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है। डिपेंडेंट जो है वो बेसिकली अगर एक पर्सन डिपेंडेंट के लिए डिडक्शन यहाँ पर क्लेम कर रहा है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर डिसेबल्ड डिपेंडेंट अपने आप से सेक्शन 80U में डिडक्शन क्लेम कर लेता है तो यहाँ पर आप इस डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकते। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में जहां आपसे कहा गया मिस्टर अमरनाथ की इनकम निकालने के लिए, देखिए जिसकी सैलरी आपको दी गई है 5,10,000, सैलरी में से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल होता है 50,000 का, जैसा पिछले सेमेस्टर में आपने देखा सैलरी के चैप्टर में। तो 50,000 आपने लेस किया 5,10,000 में से, यू गेट द बैलेंस 4,60,000। देन आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, दिस इज 36,000, इसमें 30% डिडक्शन आपको अलाउड होती है जो कि आपकी रहेगी 30% लेस करके 36,000 में से 30% आपने लेस किया 10,800, तो ये वैल्यू आई 25,200। देन बिजनेस के प्रॉफिट्स हैं 2,20,000, तो आपकी ग्रोस टोटल इनकम आई 7,05,200। अब यहाँ आपको डिडक्शन मिलेगी 80D में। देखिए यहाँ पर आपको कह रहे हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही पेड बाय चेक 27,000 एज प्रीमियम ऑन द इंश्योरेंस ऑफ द हेल्थ ऑफ हिमसेल्फ एंड वाइफ, अपने और अपनी वाइफ के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए उसने प्रीमियम पे किया 27,000। जैसा कि आप जानते हैं मैक्सिमम प्रीमियम जो आपको अलाउड होना है वो 25,000 है अंडर सेक्शन 80D, तो 25,000 रुपये आपने डिडक्शन के तौर पर यहाँ क्लेम करने हैं। During the year, the assessee claimed 1,500 for the illness of his wife, which were duly received from the insurance company। इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर हो चुके हैं और वैसे भी 25,000 की डिडक्शन मैक्सिमम आप क्लेम कर सकते थे वो आप क्लेम कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपको 1,500 रुपीज़ का कुछ भी नहीं करना।
Then unmarried disabled sister of Amarnath is dependent wholly on him. Shri Amarnath spent 19,000 on her treatment and training during the previous year. तो सिस्टर वाला आप यहाँ ले सकते हैं डिसेबल डिपेंडेंट, तो 75,000 रुपये अंडर सेक्शन 80DD आपको अलाउ किए जाएंगे, जो आप यहाँ डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। तो देखिए 7,05,200 में से 25,000 आपके 80D में और 75,000 80DD में, तो टोटल डिडक्शन हो गई 1 लाख। आप इसे लेस करेंगे तो आपकी फिगर बाकी रह जाएगी 6,05,200 रुपीज। दिस इज द डिडक्शन, दिस इज द इनकम आफ्टर द डिडक्शन। This is about section 80DD. Now we are talking about the next is deduction. Next deduction is deduction in respect of medical treatment etc. ये जो deduction है, this is available to a resident individual or a Hindu unwed family. किस लिए मिलेगी? कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हैं ऑफ द इंडिविजुअल हिमसेल्फ और अ डिपेंडेंट और एनी अदर मेंबर ऑफ HUF इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसीज और एलमेंट विच मे बी स्पेसिफाइड इन द रूल्स। स्पेसिफिक डिसीजेस के लिए यहाँ क्वांटम ऑफ रिडक्शन कितना रहेगा? अमाउंट पेज और ₹40,000 विच एवर इज लेस। अगर पर्सन सीनियर सिटीजन है यानी जिसकी एज 60 साल से ज़्यादा है तो अमाउंट पेड और ₹1 लाख विच एवर इज लेस। तीसरा, अगर पर्सन वेरी सीनियर सिटीजन है यानी उसकी एज 80 ईयर से भी ज़्यादा है तो उस केस में भी आपका जो अमाउंट है दैट शुड बी 1 लाख रुपीज़ और द अमाउंट पेड विच एवर इज लेस। How a deduction shall be reduced by the amount received, if any, under an insurance form from an insurer or reimbursed by the employer for medical treatment of person mentioned in this section. तो कंडीशंस फॉर डिडक्शन क्या रहेंगी आपकी? पहली कंडीशन, assessee has actually paid the amount for medical treatment for himself or any dependent or in case of HUF any member of the family. दूसरा, जो असेसी है उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो है किससे एक प्रिस्क्रिप्शन अवेलेबल होनी चाहिए, जैसे कि किसी न्यूरोलॉजिस्ट से, ऑन्कोलॉजिस्ट से, यूरोलॉजिस्ट से, हेमाटोलॉजिस्ट से, इम्यूनोलॉजिस्ट से, यहाँ से इन पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट से उसे एक प्रिस्क्रिप्शन अवेलेबल होनी चाहिए फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD। यहाँ डिपेंडेंट का मतलब क्या है? डिपेंडेंट मीन्स द पर्सन, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल और एनी वन ऑफ द देम, इनमें से कोई भी आपका पर्सन हो सकता है। HUF के केस में फैमिली का कोई भी मेंबर हो सकता है। देखिए यहाँ जो स्पेसिफिक डिसीजेस की बात की गई है, डिसीजेज न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस, कैंसर, एड्स, क्रॉनिक रेनल फेलियर, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, दीज आर द डिसीजेस। द नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे लेसन नंबर 9 की, जिसमें आपसे बात कर रहे हैं मिस्टर एक्स एक एम्प्लॉई हैं एंड हिज फादर जो कि उनके डिपेंडेंट हैं, हु इज़ नॉट डिपेंडेंट, वो उनके डिपेंडेंट नहीं है फादर, एंड हिज सन आर सफरिंग फ्रॉम नोटिफाइड इलनेस। ही हैज़ इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑन ट्रीटमेंट। अपने ट्रीटमेंट पर किया उन्होंने खर्चा 50,000, अमाउंट रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर 20,000, सन के ट्रीटमेंट पे किया 40,000, ठीक है, 50 अपने पर किया, सन पे किया 40, तो 50 और 40 आपके हो गए 90,000। देन इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 18,000। अब यहाँ से देखिए 20,000 रीइंबर्स हुए थे एम्प्लॉयर से, 18,000 का क्लेम हो गया, तो 20 और 18 आप इसमें से लेस कर देंगे तो ये आपके 38,000 यहाँ से लेस होंगे। अभी आप देखिए पहले जो फादर के ट्रीटमेंट पर रहे अमाउंट दिस इज 20,000 और फादर उसके डिपेंडेंट नहीं है तो इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से देखिए उसने खर्चा जो किया था 50,000 प्लस 40,000 अपने और सन के लिए 90,000। अब हमें जो लेना था 90,000 यानी अमाउंट एक्सपेंडिचर और 40,000 विच एवर इज लेस, दोनों में से लेस है 40,000। अमाउंट जो रिम्बर्स हुआ और जो आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिला वो मिलाकर बना 38,000। तो 40 में से 38 जब आप लेस करेंगे रिमेनिंग फिगर आपकी रह जाएगी 2,000, जो कि आप 80DD में डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। दिस इज नेक्स्ट एग्जाम्पल अंडर सेक्शन 80DD। ऐसे ही आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 के बारे में कहा गया है। राम जो कि एक रेजिडेंट है इंडिया में, यहाँ पर जो राम है उन्होंने स्पेंड किए हैं 70,000 ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ नोटिफाइड इलनेस ऑफ हिज फादर। उनके फादर की एज है 70 ईयर्स और एक नॉन रेजिडेंट है इंडिया में। राम को रिसीव होते हैं 15,000 इंश्योरेंस कंपनी से फॉर द ट्रीटमेंट। तो 80DD में आपको रिडक्शन निकालनी है। देखिए जो फादर नॉन रेजिडेंट हैं एज भी उनकी 70 ईयर्स है
तो ही विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए सीनियर सिटीजन बीइंग नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट होने की वजह से हम उन्हें यहाँ पर सीनियर सिटीजन का कंसीडरेशन नहीं देंगे। तो यहाँ पर मैक्सिमम रिडक्शन जो अलाउड होगी 70,000 जो अमाउंट खर्च की हुआ है और 40,000 विच एवर इज लेस, तो 40 आ जाएगा। और अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी से जो आपको रिकवर होता है वो 15,000 लेस हो जाएगा। तो बाकी बचा हुआ डिडक्शन अलाउबल अंडर सेक्शन 80DD जो रहेगा, दिस इज अमाउंट 25,000। तो दीज आर द डिडक्शंस under section 80DDD and DDB. Now we are coming to the next deductions, which is relating to deduction in respect of हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन से रिलेटेड है हमारी ये डिडक्शन, जो कि आएगी आपकी अंडर सेक्शन 80E। 80E में आपसे क्या कह रहे हैं कि अगर एक इंडिविजुअल क्लेम करता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E, तो उन्हें उसके बारे में क्या आपसे कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने लोन लिया उसका जो इंटरेस्ट बनेगा। अब लोन किस लिए लिया, यू हैव टेकन द लोन फॉर हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी लोन लिया जाएगा तो आप जो डिडक्शन है उसे आप क्लेम कर सकते हैं, और वो आप पर्टिकुलर 7 सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर में उस लोन के इंटरेस्ट को आप क्लेम कर सकते हैं। और until the interest is fully paid, जब तक वो इंटरेस्ट आपको फुली पे नहीं हो जाता तब तक आप इस डिडक्शन को क्लेम करने का राइट रखते हैं। डिडक्शन विल बी अलाउड इफ द अमाउंट इज पेड आउट ऑफ हिज इनकम चार्जेबल टू टैक्स। अगर ये इनकम में से पे हुआ है, ये इंटरेस्ट आपकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स हुआ इनकम उसमें से पे हुआ है, आप इसे केवल तभी क्लेम कर सकते हैं। यहाँ हायर एजुकेशन का क्या मतलब है, हायर एजुकेशन से मतलब है कोई भी कोर्स ऑफ स्टडी जो कि आप परस्यू कर रहे हैं आफ्टर परस्यूइंग द सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी स्कूल, बोर्ड और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी या एनी अदर अथॉरिटी अथॉराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। और सो यहाँ रिलेटिव क्या रहेगा, यहाँ एक रिलेटिव के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो रिलेटिव से यहाँ मतलब है रिलेटिव इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल मीन्स द स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल और द स्टूडेंट फॉर whom द इंडिविजुअल इज द लीगल गार्जियन। अगर आप किसी के लिए लीगल गार्जियन का काम करें तो भी आप इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। दिस इज अंडर सेक्शन 80E। Now we are coming to next deduction, that is deduction in respect of interest on loan taken for residential house property। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है आपका ये, दिस इज अंडर सेक्शन 80EE। यहाँ कौन इसे क्लेम कर सकता है, एक इंडिविजुअल इस डिडक्शन को क्लेम कर सकता है। डिडक्शन दिस इज रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या रहेगा, दिस इज अप टू 50,000 एवरी ईयर टिल द रीपेमेंट ऑफ लोन। कंडीशंस क्या रहेंगी, कंडीशन फॉर डिडक्शन, लोन हैज बीन सैंक्शन बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिटवीन 1/4/2016 एंड 31 मार्च 2017। इस पीरियड में आपका लोन जो है सैंक्शन होना चाहिए। दूसरा, अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 35 लाख। 35 लाख से ज्यादा का आपका ये लोन नहीं होना चाहिए। देन वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 50 लाख। हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू आपकी जो है 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। assessee does not own any residential house property on the date of sanction of the loan। assessee के पास कोई भी हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए जब ये लोन सैंक्शन किया जाएगा। So where a deduction under this section is allowed for such interest, deduction shall not be allowed in respect of such interest under any other provision of the act or same or any other assessment year। तो ये रही आपकी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE। दिस इज द डिडक्शन रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट डिडक्शन, दिस इज द डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए जो आपका लोन लिया गया है, आपका जो ये लोन है, दिस इज अंडर सेक्शन 80EA। आपको यहाँ कहा गया है एक इंडिविजुअल प्रोवाइडेड ही इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE, ऐसे पर्सन, ऐसे इंडिविजुअल जो 80EE में एलिजिबल नहीं है इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए, वो यहाँ क्लेम कर सकते हैं। डिडक्शन रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, क्वांटम ऑफ डिडक्शन जो रहेगा
up to 1,50,000 every year till the repayment of loan continues. Conditions क्या रहेंगी? पहली कंडीशन कि जो लोन है 1/4/2019 एंड 31 मार्च 2020-21 के बीच में लिया गया होना चाहिए. दूसरी कंडीशन, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 45 लाख. तीसरी कंडीशन, assessee does not own any residential house property on the date of sanction of the loan. Values conditions are similar as अंडर सेक्शन 80EE. सिर्फ जो फर्क है वो ये है कि वहां पर जो लोन की सैंक्शन डेट थी वो 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 थी. यहाँ लोन की सैंक्शन डेट जो है 1/4/19 से 31 मार्च 21 है. तो ये आपका रहा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE. नेक्स्ट हमारी डिडक्शन है, दिस इज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू परचेज इलेक्ट्रिकल व्हीकल. अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेने के लिए लोन लेते हैं तो ये डिडक्शन मिलेगी किसको? किसी भी इंडिविजुअल को. अंडर सेक्शन 80EE. कहाँ तक मिलेगी? इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, जितना आप लोन ले रहे हैं इसके लिए. डिडक्शन का अमाउंट क्या रहेगा? अप टू 1,50,000 एवरी ईयर, 1.5 लाख रुपए, और टिल द रीपेमेंट ऑफ लोन कंटिन्यूज. कंडीशन फॉर डिडक्शन क्या रहेंगी? द लोन हैज बीन सैंक्शन्ड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिटवीन द 1/4/2019 and 31 March 2023. Allowed in respect of such interest under any other provision of the act for the same or any other assessment year. And this is all about the deduction under section 80EE. And in today's topic we have discussed different deductions. We'll be continuing with the next deduction of 80G in the next lecture. आपने जो आज की डिडक्शंस देखी जिसमें 80 CCC, CCD, CCE, देन 80D, 80DD, 80DDB, 80E, 80EE, 80EEA और 80EEB. These are the different deductions under different sections for different reasons. All these deductions an assessee can claim by following the conditions. And this is all about the deductions. Remaining will be continuing in the next lecture. Thank you.